अवनीश भाई, राम बाबा राम जी, प्रणाम। जय जय श्री राम। What is MOTN? What is the mood of the nation? देश का मिजाज क्या है? बस 20 सेकंड मेरा सवाल समाप्त, आपका शुरू। ठीक है What is the साहब। mood of the nation? एकदम ये मूड ऑफ द नेशन जो है, ये जब से कुछ ऐसी एजेंसियां हैं और सेक्टर 16 वाली जो मीडिया है उसमें दिखाने के लिए वो सर्वे करती हैं। उसमें सी वोटर जो है वो साल में 2 सर्वे करता है, एक फरवरी में और एक अभी अभी तुरंत आया है सर्वे, जो रिसेंट वाला आया है। मूड ऑफ द नेशन में ये लोग चेक करते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो फिर कितनी सीटें किसको मिलेंगी। उसके बाद ये करते हैं कि अप्रूवल रेटिंग कितनी है प्रधानमंत्री की या विपक्ष के किसी नेता की। तो ये है मूड ऑफ द नेशन। जो अभी रिसेंट सी वोटर वाला सर्वे आया है, उस सर्वे में सर आपको चौंकाएगा और सभी लोगों को चौंक जाना चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि एक्सपेक्टेशन लेवल 2014 के बाद से इतना ऊंचा सेट हो गया है कि कुछ भी पाए तो कम लगता है। 240 सीटें कांग्रेस कई साल पहले इंदिरा गांधी की लाश पर पाई थी, 240 से ज्यादा सीटें, है ना। मोदी जी का वो हाल है जो शोले के बाद रमेश सिप्पी का था। का बना दे। ऐसन का जौन चाहिए, शोले चाहिए, वही सफलता चाहिए। अब सर अगर गंभीरता से थोड़ी से इसको देखा जाए तो ये आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में जो लोएस्ट परफॉर्मेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी के तौर पर दिए वो 240 दिए। कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा की लाश पर खड़े होके, राजीव गांधी ने जब वोट मांगा था और वोट हासिल किया था तब 400 था। उसके बाद से कांग्रेस की 2 बार सरकार बन गई, लेकिन 240 का नंबर उसे कभी हासिल नहीं हुआ। ये फैक्ट है। अब प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग पे आ जाते हैं साहब। अलग अलग वो 3 तरह का पूछते हैं और सवाल जो है 5 तरह के कुल। प्रधानमंत्री के काम से आप कितना संतुष्ट हैं, तो एक वो कहते हैं, लोगों ने कहा बहुत है, अच्छा। फिर दूसरा कैटेगरी होती है अच्छा। फिर तीसरा होता है औसत, ठीक, उसको ठीक वो बोलते हैं। और उसके बाद अगला जो होता है खराब, और लास्ट वाला होता है बहुत है खराब, घिना एकदम। तो इस 5 कैटेगरी में जो बहुत अच्छा, अच्छा और ठीक, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, ये मिला के अगर परसेंटेज जोड़ा जाए तो 71% वोट हासिल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी को। 71% पॉपुलैरिटी लेके 11 साल सत्ता में रहने के बाद 12वें साल में सत्ता चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। जरा कहीं भी पूरी दुनिया में दर्शकों मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, भारत में जब से कोई सर्वे हो रहा हो तब से ये आंकड़ा उठा लीजिएगा गूगल से पूछ के। पूरी दुनिया में जहां भी अप्रूवल रेटिंग होती है वो आपको गूगल में मिल जाएगा, वो उठा लीजिए। ये आंकड़े किसी नेता के 11वें साल में, यानी 12वें साल, 11 साल कंप्लीट, 11 साल के शासन में आपको नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, पूरे भारत में नहीं मिलेगा। 71% साहब। किम जोंग उनका है, किम जोंग उनका है। आप सुनते नहीं है ना, बीचवा में एगो शब्दवा मिस कर देते हैं। हमने कहा लोकतांत्रिक तरीके से जहां भी कोई सरकार चुनी जाती है, मैंने हम डिस्क्लेमर घुसेड़ दिए। चुनाव वहां भी अरे घंटा चुनाव वहां होता है, आप भी बात कर रहे हैं। वहां कौन सा चुनाव होता है? वहां नहीं होता सर। नहीं तो राहुल गांधी को वैसा ही चुनाव चाहिए। हाँ तो बन चुनाव चुके हो किम जोंग उन, और 99% वोट उनको मिल जाए। हाँ तो नहीं मिलेगा। अब बता रहा हूं कितना उनको हासिल है, लगभग 13% लोग। अब उसका भी भाई 100 में से 71 घटा दीजिए, उतना है क्या बाबा जी? भाई 100% में 71% मोदी ले गए तो बचा कितना? 29%। अब वो 29% कहां से आया है?
कुछ ने भाग नहीं लिया है, 5-7% नो जवाब, वो चले गए। 13% खराब और लगभग 13% ही बहुते खराब। इस 13% में जो बहुते खराब वाले हैं, मेरा दावा है 99.99999% भाईजान है जो भाई सर्वे जॉन। में पहुंचे हैं। हम्म। और जो खराब हैं उनमें आप मान सकते हैं, मैं उस पर आरोप नहीं लगाऊंगा। तो अब स्थिति ये है सर कि ये सर्वे कह रहा है, आज अगर इलेक्शन हो जाए तो यही सर्वे ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सीट बिल्कुल उतनी ही आ जाएगी जितनी उनकी 2014 में आई थी। फरवरी वाले में और देखिए, फरवरी वाला ऑपरेशन सिंदूर से पहले का था, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। लेकिन एक चीज और, मैं कभी इस तरह के मूड ऑफ द नेशन वगैरह सर्वे को तवज्जो नहीं देता, इसलिए कि जनता जो है ना उसको भी इलेक्शन मोड में आना होता है, और एक बड़ा वोटर वर्ग होता है जो फ्लोटिंग वोटर होता है। तो इस तरह के सर्वे आप 6 महीने में या किसी के काम करने के आप जो है 11वें साल में चले आइएगा, 29 अभी कहाँ है, तो मैं इसको आधा अधूरा मानता हूं, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अपने आप में ये ऐतिहासिक है कि 11वें साल में कोई नेता कोई सरकार चला रहा हो और उसकी अप्रूवल रेटिंग अभी भी इतनी हाई हो। इतने भर से आप मूड ऑफ द नेशन का अंदाजा लगा सकते हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा आप तवज्जो नहीं देते हैं इस प्रकार के सर्वेस पे, बिल्कुल देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सर्वेस 99.999% फर्जी होते हैं और ऑफिसेज में बैठ के ही उनकी स्क्रिप्ट लिख ली जाती है। नंबर 1, यदि कुछ सर्वेस कंपनियां जो है बाहर भेजती भी हैं अपने लोगों को, तो पहले ही टारगेट दे के भेजती हैं कि इतना इतना ऐसा ऐसे यह रिजल्ट लेके आना है, क्योंकि पैसे लेकर ये सर्वे किए जाते हैं। ये सर्वे कंपनियां जितनी हैं वो, अच्छा, एक सर्वे सर हमने भी किया है, और हमारा सर्वे चले जा रहे हैं, जहां 4 लोग मिल गए बैठ के रोक लिया, अरे कौन भी, अच्छा, सर्वे में मैं सबसे पहले पूछता हूं क्या नाम है, कौन बिरादर, उसके बाद पूछते हैं कि क्या, अच्छा, जो वो बोल देता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको ग्रिल करते हैं कि नहीं नहीं तुम हमको देख के ऐसा बोल रहे हो, असलियत कुछ और है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एक आदमी था कल, वो तेजस्वी को भी वोट दे रहा था और उसको लोजपा को भी वोट दे रहा था, दोनों को, नीतीश को। मैंने करे लेकिन एक तो मुस्लिम सर लेकिन सर मैंने आपका वीडियो देखा था, एक मुसलमान वोटर जो है वो आपसे अड़ गया था, उसने सीधे कहा मोदी को वोट दिए थे, फिर आप उसको कंफ्यूज करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो हाँ, अड़ा रहा। वो वीडियो मैंने देखा था, वो मुस्लिम था, उसने आप जो है बड़ा चौंक के पहले पहचान पूछे, उसके बाद फिर आप कहा कि नहीं मोदी को वोट दिए हैं, इस बार किसको देंगे, उस पर वो बिहार वाला अपना जो है स्मार्टनेस खेल गया, कहा अभी कहा भाई तो मूड बनने में दीजिए। हाँ। तो ये जो थे पासवान जी थे, एकदम बेचारे सीधे साधे बकरी चरा रहे थे, पर वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, असल में वो लोजपा का वोटर था। तो ये जो मूड ऑफ द नेशन टाइप सर्वे एजेंसीज होती है ना सर, ये जानबूझ के लोगों की आंख में मर्चा झोंकने का काम करती हैं और गलत आंकड़े प्रस्तुत करके, ठेका लेके, सुपारी लेके ये पार्टियों को, अच्छा, मूड ऑफ द नेशन कह रहा है कि 71% अप्रूवल रेटिंग है मोदी की, पर वोट सिर्फ 36% मिल रहा है। एनडीए को वोट सिर्फ, ये हाउ डू दीज टर्म फैक्ट्स ऐड? नहीं, कोई इनसे अगर सवाल इसको पूछे? सर्वे नहीं, अगर इसको डेटा की भाषा में कहिएगा तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई। 71% अप्रूवल रेट है ना, तो वो 71% उस 36% में ही उनका जो वोटर है उसके बीच में, भाई जो उनका वोटर नहीं है, जो मोदी को वोट नहीं देगा, वो तो खराब, बहुत खराब वाले में रहेगा ना, वो तो अप्रूवल रेटिंग में भी बिल्कुल कहेगा बिल्कुल नहीं, वो तो उन्हीं को देगा।
राहुल गांधी या किसी और को, तेजस्वी तक को लोग दे देते हैं, अखिलेश तक को लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 2-4 सर्वे में वोट दिखा देते हैं। और एक चीज और, आपने कहा कि ये फर्जी सर्वे होते हैं। सर, इस देश में सीएसडीएस सबका ठेकेदार बैठी है ना, हर तरह के डेटाज और हर तरह का सर्वे। ये जो संजय कुमार अभी इसने जो कांड किया है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, तो अब आप सोच सकते हैं दर्शक कि कितने डेटा सही होते हैं, कितने इस तरह के सर्वे सही होते हैं। ये सबके अब्बा जान थे सीएसडीएस वाले, और शुरू से हैं। और कांग्रेस ने इसको, सर सोचिए, 62 में इसको स्टेब्लिश किया कांग्रेस ने, बकायदे फंड दिलवाया, और फंड का इसकी व्यवस्था की सरकार के एंड से। और यही योगेंद्र सलीम मीठा यादव जो है, ये इसका गुरु है संजय कुमार का। ये सीएसडीएस में डायरेक्टर था, उसके बाद जब ये नेतागिरी करने के लिए उतरा आम आदमी पार्टी गिरोह में, तो इस संजय कुमार को वहां बैठाया है। यही डेटास देते हैं, यही सर्वे करते हैं। कितना बड़ा खेल है, आप सोचिए डेटास का और सर्वेस का। याद है 90 के दशक में दांत चबा चबा के योगेंद्र मीठा यादव बैठ के टीवी पे वो चबा चबा के जो है डेटा, उस समय हम लोगों को लगता था ओहो नके पंडित जी पैदा हुए हैं, डेटा पंडित, सेफ्रोलॉजिस्ट। और लोगों को लगता था कि अरे नहीं, हम ही लोगों को भाई, हम ही लोगों को लगता था कि ये 12%, ये 13%, 18%। 2014 में क्या हुआ सर? 2014 में एक नरेंद्र मोदी नाम का आदमी आता है, उसने कास्ट का बैरियर तोड़ दिया। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब इतना बड़ा क्लीन स्वीप किसी को मिलता है और लगातार 3 टर्म में मिलता है, तो एक बात बड़ी हकीकत है जिसको मैं बार बार दोहराता हूं सर, कि ऐसा तभी होता है जब हर पॉकेट से वोट आते हैं और वोट मिलते हैं, तब जाके इस तरह की मेजोरिटी मिलती है और इस तरह की सरकार रिपीट होती है। तो वो आदमी आता है, वो एससी का भी वोट ले लेता है, वो एसटी का भी वोट ले लेता है, इनके पीडीए का भी वोट लगा देता है, बहन जी का वोट खत्म हो जाता है, फलाने का वोट खत्म हो जाता है, रीजनलिज्म वाले वोट खत्म हो जाते हैं, भाषाई विवाद वाले वोट खत्म हो जाते हैं, और उस आदमी को हर जगह से वोट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये डेटा कहाँ जाता है? 12% हिंदी और फलाने परसेंट राजपूत और ढकाने परसेंट ब्राह्मण और 18% ये। तो इस तरह के बैरियर। और डेटा के पास, डेटा के मामले में तो यही सर्वे नहीं, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक। एक ये भी तो सच है सर कि 2014 से आई, बाबा जी का वेट किया जाए कि बाबा जी का क्या किया जाए? नहीं, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं उठ के एसी चला रहा हूँ रूम का, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, मैं एसी चलाने तो के आप लिए उठ के चले जाइए। वही देखिए दर्शकों, बड़ी साफ सी बात बताएं कि डेटा से खेलना और डेटा कितने ऑथेंटिक होते हैं आप यही देखिए। मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक 2014 से एक आदमी न्यूट्रलाइज किया पड़ा है, छाती पीट रहे हैं, मुहर्रम मना रहे हैं, लेकिन इसके सरकार नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसलिए सर ये डेटा सब खत्म होता है और फ्लोटिंग वोटर बीच में खड़ा होता है। और एक चीज जान लीजिए, ये इससे एक संकेत जरूर निकाला जा सकता है कि 240 सीट जो इस बार नरेंद्र मोदी को उनके वोटर ने दिया है, इसका पश्चाताप उसको बहुत तगड़ा है। ये सर्वे ये तो बताता है। और 2029 सर बड़ा भारी है। अभी जो लोग मोदी जी का रिप्लेसमेंट के सपने देख रहे हैं, भले राष्ट्रवादी समर्थक ही हों और तमाम नाम कपार पर लेके घूम रहे हैं, फलाने जी का टाइम आ गया, ढिकाने जी का टाइम आ गया 29 में, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी 2029 में भी इज कमिंग बैक विद बड़का बूम। 29 में मोदी जी एक बैंक के साथ वापस आ रहे हैं, चलिए मान लिया। अब एक भविष्यवाणी मैं कर देता हूं। आमतौर पर लोग भविष्यवाणी करने से बचते हैं, और सर जब एकदम स्पष्ट लहर दिखाई देती है ना, तब भी लोग कांटे की लड़ाई बताते हैं एनालिस्ट लोग। सर मैंने 10 दिन, आज 10वां दिन है बिहार में सर, पूरा स्पष्ट विभाजन है वोट का, पूरा सवर्ण, पूरा गैर यादव ओबीसी, 100% ईबीसी और 100% दलित। भाजपा और नीतीश बाबू, बल्कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, नीतीश बाबू और भाजपा के साथ खड़ा है पहला। और मैं एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा सर, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है।
अभी मैंने जो कहा था कि नरेंद्र मोदी जब तीसरे टर्म आते हैं तो कोई नेता हर पॉकेट से वोट मिलता है। 2014 से यही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और राहुल जी। गांधी ने इसमें हेल्प की है, मदद की है बिहार के पूरे चुनाव को नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल करने की। और इसलिए आप देखिए सेम तबीयत दिखाई दे रही है आपको जमीन पर। तो फिर तेजस्वी और सो कॉल्ड महागठबंधन के पास बचता क्या है? यादव और मुसलमान और फुट फाए कैंडिडेट। जब कैंडिडेटों को जब आखिर टिकट दिया जाएगा तो वो कैंडिडेट भी तो अपना वोट लेके आएगा ना कुछ। तो सर जब इतना स्पष्ट विभाजन हो और विपक्ष हो मुद्दा विहीन, बिहार में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए सर इतनी इनकी बुरी दशा है। अगर ये एक भी मुद्दा खोज पाते, अच्छा जो मुद्दा है इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, उसके लिए भी दोषी लालू को ही माना जाता है, पूरा बिहार मानता है। इसलिए इस समस्या का हल भी अगर कोई खोजेगा, अगर इस समस्या को कोई हल करेगा तो या मोदी होंगे या नीतीश होंगे। नीतीश होंगे, ये उम्मीद है लोगों को, यही उम्मीद उम्मीद है। भी इन्हीं से है। इन्हीं से है। स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, परंतु अगर कोई ठीक करेगा तो यही करेंगे। तो सर ऐसे में विपक्ष का कोई चांस ही नहीं बनता ना। हाँ तो हो गया ना सर, मोदी के और ट्रैक मैं पे आ एक गया बात चुनाव। बता दूं सर 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 बिहार का चुनाव 2029 का सेमीफाइनल मान लीजिएगा। मैं आज बता रहा हूं आपको, क्योंकि बिहार इज गोइंग टू अफेक्ट बंगाल एंड यस। उसके बाद 2029 के आम चुनाव की भूमिका बिहार लिखने जा रहा है। एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है सर, अब कोई सवाल नहीं, जरा ऐसे बतिया लिया जाए चलते चलते। एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे, मैं जब बार बार कहता हूं और वो फैक्ट भी है कि इस देश का मुसलमान सपने में भी नहीं चाहता भाड़ में जाए इनका ये नारा, जो पार्टी वाले देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका ये। और माफी मोदी जी, हम इस आपके नारे को मैं ओन नहीं करता हूं, ठीक है ना। मिलता होगा आपको इक्का दुक्का वोट मिलता होगा, हम इस पर नहीं जाएंगे। कुंदर की जैसी चीज भी आ जाती होगी, ठीक है। और जो इतना अनसर्टेन हो, जिसका कोई पैमाना न हो नापने का, जबरदस्ती उसको क्यों अकाउंट में रखा जाए? तो मैं बैलेंस शीट से इनको बाहर करके रखता हूँ, मुसलमान को वोट को जो बीजेपी को मिलते हैं। अब सवाल ये है सर कि ये तो निश्चित है ना कि पैन इंडिया मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं मोदी 2014 से, क्योंकि उनके लाख चाहने के बाद भी सरकार रिपीट हो रही है। ऐसे में बिहार में जो ये स्टालिन को, चन्नी को और तेजस्वी की पत्नी क्रिश्चियन है, उस रिश्ते को उजागर करना, ये बिहार में इसका प्रयोग करके देख रहा है राहुल गांधी। और ये पैन इंडिया राहुल गांधी एक ऐसा वोट वर्ग तैयार कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम वोट बैंक और प्लस क्रिश्चियन वोट बैंक। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये क्रिश्चियन वोट बैंक कहाँ वोट बैंक है? सॉरी सर, पूरे विश्व में आज भी अगर कन्वर्जन पर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 मैं नहीं जानता, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में देख लीजिए तो कन्वर्जन दोनों का सबसे पसंदीदा काम है। क्रिश्चियनिटी बड़ी खामोशी से, मुझे अब तक आश्चर्य होता है कि पंजाब में कन्वर्जन को लेके, क्रिश्चियन कन्वर्जन को लेके अभी तक बात क्यों नहीं होती राष्ट्रीय स्तर पर। मैं कोई बड़ी बात होते हुए देखता नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है लोकल बात होती हो। लेकिन सर ये बड़ी खामोशी से, बड़े शातिराना अंदाज से अपना काम करते हैं और ग्राउंड पर आपको नाम मिलेगा अमन महतो, आपको नाम मिलेगा अवनीश प्रिया शर्मा, आपको नाम मिलेगा फलाने चौधरी, फलाने महतो, फलाने डेकाने, फलाने ये, फलाने वो, लेकिन वो अंदर अंदर क्रिश्चियन है। एक बड़ा वोट बैंक ये तैयार हो गया। तो राहुल गांधी ने ये जो दरभंगा में मंच सजाया, जिसमें स्टालिन, चन्नी और हेन तेन सबको लेके आए, इसके पीछे एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करने की भी संभावना मैं देख रहा हूं, जिसको प्रयोग के लिए अभी बिहार में राहुल गांधी ने लॉन्च किया है। दैट इज क्रिश्चियन एंड मुसलमान वोटर का एक, दोनों वोट बैंक का एक। क्योंकि अगर 3-4% का भी कोई एक चंक है ना, जो ये जान लेता है कि हमको ओन किया जा रहा है बड़े बड़े नेताओं द्वारा, तो फिर वो एक जगह आ जाता है। अभी ऐसा हो सकता है
कि वो लोग जनशक्ति पार्टी का वो हो, वोटर हो, भले वो क्रिप्टो हो। अभी हो सकता है कि वो किसी और पार्टी का वोटर हो, लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि हमारी क्रिश्चियनिटी को ओन किया जा रहा है, और यही संबंध क्रिश्चियनिटी का राहुल गांधी ने दरभंगा के स्टेज पर दिखा दिया है। और स्टालिन को, चन्नी को, और एक और जो है लीडर जो गाली देता था बिहारियों को, वो भी क्रिश्चियन है। उसको भी तेजस्वी के साथ एक कॉमन चीज है। लालू यादव स्टालिन के यहाँ बैठ के भोज भात कर चुके हैं ससुर के रूप में। तो इसलिए एक क्रिश्चियन रिश्तेदारी को भी प्रेजेंट किया है, लॉन्च किया है, उतारा है प्रयोग के तौर पर राहुल गांधी ने। सर पर एक बात है, 2029 से पहले 2027 भी आएगा ना? हाँ, वो तो यूपी वाला आएगा। हाँ, व्हाट इज द मूड ऑफ यूपी? नेशन की बात हम लोग ने कर यथा ली। स्थिति स्टे ऑर्डर है सर। यथा स्थिति कायम, यही है मूड ऑफ द यूपी। यथा स्थिति, स्टेटस 17, 22, 27 योगी लिख जी के ले तीसरे लीजिए। टर्म में भी आ रहे हैं। लिख के दे रहा हूं सर, लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। क्यों? उसकी वजह है, लफाजी नहीं। आप जो चीज बिहार के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो गया है उससे मजा आ रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, आस्था खूब जगजगा रही है, ये आनंद दे रही है। ठीक, जो कुछ काम नहीं हो पाए हैं उसको यही कर सकते हैं, ये उम्मीद है। तब बताइए जरा, हाँ, जो रिजल्ट आप बिहार में पा रहे हैं वही रिजल्ट सर मैं उत्तर प्रदेश में पा ये रहा एक बहुत, अवनीश भाई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिन जौन कामों अगर में करबो कमी करी है है तो यह ये करी भी। है। हाँ, यस 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 यस। सर तो सुनिए, ये सर सुनिए, पुरानी वाली गृहस्थी में तलाक क्यों नहीं होते थे, भागा भागी क्यों नहीं होते थे? हमार हमार भरतार हई ले अइले हेतना हमके कैले, हई नाई कैले, लेकिन करी है ये उम्मीद रहती थी, इसीलिए भला दाम्पत्य है, लंबा चलता। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मुख्यमंत्री मेरा देवता बिल्कुल, है, क्योंकि काम मेरा की उम्मीद भी इन्हीं से है। मेरा प्रधानमंत्री मेरा देवता है। और सर ये भावना तो मैंने बिहार में इतनी प्रबल देखी सर। 20 साल बाद भी आज नीतीश बाबू के खिलाफ कोई एंटी नीतीश कुमार, इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है यस कि यस, कमियां हैं पर दूर यही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति है सर, यही स्थिति मोदी के साथ है इसलिए वो लंबे चल रहे हैं, यही स्थिति योगी जी के साथ है इसलिए लंबा चल रहा है। असम में देख लीजिए, हेमंता बिश्व शर्मा, आस उन्हीं से हाँ, है, विश्वास उन्हीं पर है। पुष्कर सिंह धामी शुरुआत में असफल रहे, लेकिन जमा दिया पार्टी ने, और आप पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए। बिल्कुल है सर, ये तो है। तो और इसमें अवनीश एक भाई, चीज और, इसमें एक चीज और सर, ये डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट, दिल्ली और प्रदेश मिलाने वाला, क्योंकि काम की रफ्तार उससे लोग होते हुए देख रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। जी तो अवनीश भाई, चर्चा को ही समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब निकलने का समय हो गया है यात्रा पे, तो जल्दी ही दोबारा मिलते हैं सर। जी जी, आ रहा हूँ शुभ वापस। यात्रा सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर प्रणाम, महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।